हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेस के इस लर्निंग ऐप पर, जिसमें आपको आज से न्यू सेशन में साइंस की क्लासेस चलेंगी। बेसिकली ये क्लास आप सबके लिए है। ऑनलाइन क्लास में आपको जितने भी स्टडी मटेरियल है और जो क्लासेस है आपको बेहतर ढंग से दिया जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें और जो आपके डाउट हैं आप इस पर वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसका ऑनलाइन जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको देख सकते हैं। तो आज से हम लोग फिज़िक्स का सेक्शन शुरू करेंगे। फिज़िक्स के सेक्शन में सबसे पहले हम लाइट के बारे में कवर करेंगे। तो हम जानते हैं लाइट क्या है, प्रकाश क्या होता है। तो आप प्रकाश के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रकाश क्या है। एक प्रकार की ऊर्जा है ना। प्रकाश एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा से क्या काम होता है। प्रकाश एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ये इसका काम ये होता है बेसिकली, इसके द्वारा हम जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं हम उनको देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम आसपास की वस्तुओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके द्वारा ही हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। इसके अलावा आप जानते हैं ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का अर्थ है कि ये विद्युत मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इसके साथ साथ ये अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। इस दोनों के बारे में हम जानेंगे। ये विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ये दोनों क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पर प्रोपोगेट करता है। और ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तरंग के बारे में। तो अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होती हैं जो इस प्रकार से मोशन करती हैं। तो ये प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग की तरह बिहेव करती है और आगे की तरफ संचरण होता है इसका। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रकाश को गमन करना है तो इसके लिए कोई आपको माध्यम नहीं चाहिए। ये बिना माध्यम का गमन करता है क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर ये सिचुएटेड होते हैं और ये 90 डिग्री पर प्रोपोगेट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि जो प्रकाश होता है ये एक प्रकार का एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें देखने की अनुभूति होती है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके साथ साथ ये तरंग में हम देखेंगे तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये अनुदैर्घ्य तरंग नहीं। जैसे आपने जाना कि जो ध्वनि तरंग होता है उसके लिए वो क्या है अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग मतलब इसमें क्या होता है कि जो मीडियम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो पहले पास आते हैं, पास आने के बाद फिर ओपन होते हैं, तो जिसके कारण वो आगे की तरफ मीडियम प्रोपोगेट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है टू एंड फ्रो नहीं होता है। ये अपनी मीन पोजीशन के दौरान ये ऊपर नीचे ऐसे करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो इतने आपको जानना है कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है और इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ जो प्रकाश होता है उसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। लाइट जो होता है एयर में, इसके लिए हम क्या कहेंगे निर्वात कहेंगे, या हवा में इसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए सूर्य से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगता है 8 मिनट 6 सेकेंड परहैप्स। इट इज़ अप्रॉक्स वैल्यू कि आपको इतना समय सूर्य से यहाँ हमारे पृथ्वी तक आने में लगेगा। जबकि अगर हम चांद की बात करें तो 1.26 मिनट में आप चांद से जो प्रकाश लाइट निकलती है वो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये इसके बेसिक स्पीड की बात है। तो आप यहाँ तक समझ सकते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें आसपास की वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। इसके अलावा ये किस प्रकार की तरंग है तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये ये एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। अनुप्रस्थ तरंग में जैसे आपने सीखा कि उसका जो मोशन होता है वो आगे की तरफ ये प्रोपोगेट करता है। जबकि आप ध्वनि तरंग के बारे में जानेंगे तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वो एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में जिसमें मीडियम पास आते हैं, फिर डेंस होते हैं, फिर वो रेयर होते हैं, फिर आगे की ओर ऐसे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपको समझना है।
इसके अलावा आप समझ सकते हैं जो प्रकाश मूवमेंट करता है, देखिए लाइट जब मूवमेंट करता है, प्रकाश जब गुजरता है कहीं से, तो ज़रूर वो किसी न किसी रास्ते से होकर गुजरता होगा, उसका कोई ना कोई पथ होगा, एक डिस्टिंक्ट पाथ होगा। तो उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण के नाम से जानते हैं। किरण क्या होता है, तो प्रकाश के गमन के पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लाइट यहाँ से गुजर रहा है, तो ऐसे हम लाइट को इंडिकेट करते हैं, तो ये इंडिकेशन क्या कहलाता है, किरण के नाम से जाना जाता है। यदि मान लीजिए कि हम बहुत सारे रेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे किरण को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, रेस कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे किरण को, बहुत सारे रेस को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है एक साथ, मतलब एक किरण नहीं लेकिन बहुत सारे किरण को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, या हम लोग कहते हैं उसको बीम ऑफ लाइट है। बीम मतलब पुंज है, एक गुच्छा है किसका, प्रकाश का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अब इसको समझ सकते हैं, ये है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा अभिसारी, ये है आपका कन्वर्जिंग रेज, और अपसारी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रेज। अब आपको समझना है इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि लाइट जिस रास्ते से होकर जाता है उसके पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, रेस कहते हैं। इसके समूह को, जो बहुत सारे किरण एक साथ हम उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं, दैट इज़ नोन एज बीम ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश पुंज। और इसकी कितनी कैटेगरीज होती है, तो 3 कैटेगरीज होती है। एक समांतर प्रकाश पुंज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा क्या होता है, पैरेलल रेज भी कह सकते हैं, दूसरा होता है अभिसारी कन्वर्जिंग। इसका दोनों इंग्लिश भी अभी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कन्वर्जिंग का अर्थ आपको जानना होता है कि इसको अभिसारी हम क्यों कहते हैं। तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी का अर्थ होता है डाइवर्ज माने क्या होता है, फैलना, जबकि कन्वर्ज मतलब क्या होता है, मिलना एक जगह पर। तो इसको हम लोग समझेंगे विस्तार से। अगर हम बात करें समांतर प्रकाश पुंज की, तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, पैरेलल रेज क्या होता है, जिसमें रेज क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो रेज हैं वो एक दूसरे से समांतर का अर्थ आप जानते होंगे, ये मिलते नहीं है, कहीं भी कटते हुए नहीं है, लेकिन एक दूसरे से समान दूरी पर ये आगे की तरफ क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। ये आगे कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे प्रकाश पुंज जो आगे की तरफ नहीं मिलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, हमने आपको इंग्लिश में इसमें लिखाया था कि कन्वर्जिंग रेज। ये कन्वर्जिंग का अर्थ क्या होता है कि जब प्रकाश पुंज आकर कहीं से एक जगह पर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक रेज यहाँ से आ रहा है और दूसरा रेज यहाँ से आ रहा है, और ये दोनों आकर इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जिसमें प्रकाश की किरणें 2 जगह से आकर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हैं माने कन्वर्ज करती हैं, अभिसरित करती हैं। तो अभिसरित का अर्थ होता है कन्वर्ज करना, कन्वर्ज माने आकर एक जगह पर मिलना। तो इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जिंग रेज। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि 2 किरण ऐसे आ रहा है ना, जो समांतर नहीं है, नॉन श्योरली ये नॉन पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन रहेगा तो मिलेगा ही नहीं कहीं भी, इसलिए ये क्या है, नॉन पैरेलल लाइन है, अर्थात जो समांतर रेखाएं नहीं है। इसमें यदि 2 सोर्स से, मतलब मान लीजिए किसी 2 स्रोत है, वहाँ से अगर रेज आ रही हैं और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही हैं, मिल रही हैं ऐसे करके, तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसे प्रकाश पुंज है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज है। जबकि तीसरा आप देखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज।
जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग रेज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, हमने यहाँ पर देखा कि एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, जबकि अपसारी में क्या होता है कि यहाँ से ऐसे आपको प्रतीत होगा कि रेज जो है निकल रही है, किरणें जो हैं किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैल रही हैं। तो जब किरणें एक बिंदु से फैलती हैं तो इस तरह की किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। सो दीज आर द 3 टाइप्स, ये आपके 3 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है समांतर प्रकाश पुंज, जिसमें किरणें कहीं भी मिलने वाली नहीं है, नॉट फ्रॉम दिस एंड एंड दिस एंड, माने किसी भी एंड में नहीं मिलने वाली है। जबकि दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज में क्या होता है कि 2 किरणें आकर किसी पार्टिकुलर बिंदु पर मिलती हैं। जबकि जो अपसारी प्रकाश पुंज होता है, अपसारी प्रकाश पुंज में जो किरण होती है वो किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो आपको जानना होता है स्टार्टिंग में। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। दीप्त क्या होती हैं, ल्यूमिनस क्या होता है, तो दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है। अर्थात जिनको दिखाई देने के लिए किसी दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक टेबल है, सपोज दैट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को यदि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, मतलब कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है, तो हम क्या इस वस्तु को देख पाएंगे, हम इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। लेकिन यदि क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट नहीं है। लेकिन जब हम किसी सोर्स की बात करते हैं, कोई भी हमारे पास एक सोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो, कोई भी सोर्स हमारे यहाँ पर एक उपस्थित हो, तब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, तब हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तब पूछेंगे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जब यहाँ पर कोई स्रोत उपस्थित रहेगा तो यहाँ से ये लाइट आएगा और इस ऑब्जेक्ट पर आकर पड़ेगा और इसके बाद हमारे आँखों तक ये पहुँचेगा। तो जब ये स्रोत, प्रकाश का स्रोत इस वस्तु से होते हुए हमारे आँखों तक पहुँचता है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। या तो मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना लाइट है, जैसे मान लीजिए कि कैंडल है, मोमबत्ती है, तो यहाँ ये क्या है, इसका प्रकाश डायरेक्ट हमारे आंखों तक आता है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई सोर्स, ऐसे कोई वस्तु यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन टेबल के केस में ऐसा नहीं है। टेबल जो है ये दीप्त नहीं है। दीप्त माने कि इसके पास कोई अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य जो है या फिर कोई भी ऐसा स्रोत जहाँ से लाइट इमिट करता है, निकलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दीप्त वस्तु है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि तारा है, स्टार है ना, मोमबत्ती है, कैंडल जो आप जलाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जिससे जो लाइट को इमिट करने की क्षमता रखता है, जो लाइट को उत्सर्जित करने की क्षमता रखता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश होता है, इट मीन्स क्या कि वो प्रकाश को क्या स्वयं से उत्सर्जित करती हैं। उन्हें देखने के लिए आपको किसी और स्रोत की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उनके पास अपना स्रोत होता है जिसके द्वारा वो वस्तु दिखाई देता है। लेकिन दूसरा क्या होती है, जो अदीप्त होती हैं। ल्यूमिनस माने क्या हो गया आपका, दीप्त वस्तुएं। दीप्त मतलब कि जिनके पास अपना प्रकाश है। दूसरा क्या है, अदीप्त है, इसको हम लोग कहते हैं ये नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस का अर्थ क्या होता है कि जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। जैसे आप सराउंडिंग में अपने आसपास के वातावरण में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके बारे में देख सकते हैं जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे टेबल हो गया, है ना, ये कैप हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके आसपास जिसको आप समझ सकते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है या वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त किसे कहेंगे, जिनके पास अपना प्रकाश होता है ना, और जो जिसके द्वारा हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तुएं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस मतलब सेल्फ इग्नाइटेड, मतलब क्या करते हैं, इनके पास अपना प्रकाश होता है। नॉन ल्यूमिनस मतलब अपना प्रकाश नहीं होता है। समझ में आया। इसके बाद 3 और आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी।
इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ये हो गया आपका ट्रांसल्यूसेंट, ये हो गया ओपेक। इस तीनों में अंतर क्या है? तो पारदर्शी ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा लाइट जो है वो क्रॉस करता है। जैसे मान लीजिए कि कांच है कोई, आप कोई कांच ऐसे लेंगे और वहाँ से लाइट ऐसे दिखाएंगे तो क्या होगा, वो कांच को आर पार करते हुए चला जाएगा और कांच के दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, पारभासी होता है, मतलब जनरल कंडीशन में इससे पूर्ण रूप से लाइट पास नहीं करता है। जैसे इसमें क्या है कि इसमें लाइट मैक्सिमम क्रॉस करता है किसी सरफेस को, तो हम लोग उसको कहते हैं ये पारदर्शी है, माने जिसके द्वारा हम आर पार देख सकते हैं। लेकिन जो पारभासी होता है, पारभासी मीन्स क्या कि 100% लाइट इससे क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अंशतः पार करेगा। अंशतः मतलब पार्शियल। जैसे इसमें आप मैक्सिमम देख सकते हैं कि लाइट क्रॉस करता है, लेकिन इसमें लाइट पूरी तरह से क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन ये पार्शियल क्रॉस करेगा थोड़ा सा। जैसे आपका कोई कागज़ है, कागज़ से ऐसे लाइट उसमें थोड़ा सा तेल लगा दें और लाइट को हम यदि टॉर्च पे दिखाएं तो आप नेक्स्ट साइड से देख सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा लाइट ऐसे आ रहा है। या कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, तो उसमें भी क्या है, आपको पूर्ण रूप से प्रकाश दिखाई नहीं देगा, आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आपको पार्शियल रूप से ऐसा लगेगा कि वहाँ से लाइट आ रही है। मीन्स दैट इज़ नॉट क्लियर बट यू कैन सी दैट सम लाइट्स इज कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट साइड। मतलब कुछ पार, अंशतः मतलब पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा, अर्थात पूर्ण रूप से पार नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि वहाँ से लाइट क्रॉस कर रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज। थर्ड क्या है, अपारदर्शी, ओपेक। ओपेक क्या होता है, अपारदर्शी मतलब जैसे हमने इसमें देखा, इसमें 100% मतलब मैक्सिमम लाइट क्रॉस कर सकता है। इसमें क्या है, मैक्सिमम लाइट नहीं, थोड़ा थोड़ा अंशतः क्रॉस कर सकता है। जबकि अपारदर्शी में कोई वस्तु, कोई लाइट जो है नेक्स्ट साइड नहीं क्रॉस करेगा। जैसे दीवार है, ये दीवार है सपोज दैट, पीछे से अगर कोई लाइट दिखाए तो आप वहाँ के ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से भी नहीं देख सकते, थोड़ा सा भी नहीं पता चलेगा कि अच्छा नेक्स्ट रूम से जो है लाइट जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं कर सकता है, थोड़ा सा भी आपको सेंसेशन नहीं होगा कि लाइट कहीं से आ भी रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक कहते हैं, अर्थात अपारदर्शी। तो आपको 5 टर्म इसमें आपको समझने को मिला। सबसे पहला दीप्त, दीप्त माने कि जहाँ से जो जिसके पास कैपेसिटी होती है कि वो लाइट को क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है, लाइट को उत्सर्जित कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु। दूसरा होता है अदीप्त। अदीप्त मतलब जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं से मतलब किसी स्रोत की उपस्थिति में वो दिखाई देते हैं। जैसे कि फॉर डस्टर ये है, ये डस्टर अगर लाइट सोर्स नहीं रहे तो आप इसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई सोर्स यहाँ पर जला देते हैं, कोई लाइट यहाँ पर जला देते हैं, तो क्या होगा, ये लाइट आप इस डस्टर को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, अदीप्त है। अदीप्त मतलब नॉन ल्यूमिनस है, इसके पास कोई अपना लाइट नहीं है। जबकि तीसरा क्या है, अपारदर्शी है। तीसरा क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिससे लाइट क्रॉस कर सकता है। पारभासी मतलब जिससे लाइट क्रॉस नहीं करेगा, अंशतः क्रॉस करेगा, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हाँ कुछ सोर्स नेक्स्ट साइड उपस्थित है, बट दैट इज़ नॉट क्लियर। वो क्लियर नहीं है कि वो सोर्स है, वो क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जबकि अपारदर्शक में क्या होता है, जिससे वस्तु जो प्रकाश होता है वो आर पार नहीं जा सकता है, वो क्रॉस नहीं कर सकता है, तो हम नेक्स्ट साइड से कोई सेंसेशन नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे लाइट उपस्थित है या नहीं है। नेक्स्ट, जो प्रकाश का, चूँकि हमने बात किया था कि प्रकाश एक तरंग है, तो तरंग का अपना तरंग दैर्घ्य होता है। आप 9th क्लास में तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़े होंगे, वेवलेंथ के बारे में। तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ऑलमोस्ट 3900 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। सो दिस वैल्यू बुक्स के हिसाब से डिफर करती है, बट एक आपको मोटा मोटी समझ लेना, ये आपके एग्जाम्स में ऐसे पूछी नहीं जाएंगी। तो ये जो होता है इसका वेवलेंथ का या तरंग दैर्घ्य का जो है ये वैल्यू होता है। ये मोटा मोटी वैल्यू, दैट इज़ नॉट 100% परफेक्ट, बट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इसके रेंज में होती है।
और 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। कुछ किताबों में आपको वेरिएशन भी मिल सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोग इसको लेके चलते हैं क्योंकि लूसेंट वगैरह में भी इसका इसी वैल्यू को मेन कैलकुलेटेड वैल्यू माना जाता है। आप समझते हैं कि ये जो लाइट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आपके 10th के सेक्शन में, इसमें 2 टॉपिक मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं, बाकी फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। तो वो 2 टॉपिक कौन है जिसके बारे में आपको पढ़ने हैं? तो पहला पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। सो आपके इस साइंस की क्लास फर्स्ट चैप्टर में आपको ये 2 बेसिक टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको जानना होता है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन आपको जानना है, फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन जानना है। हम समझेंगे दोनों बारी बारी से क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि लाइट आ रही है कहीं से, किसी सोर्स से आ रही है और किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, और यहाँ से ऑब्जेक्ट एक माध्यम, मान लीजिए माध्यम ये मीडियम फर्स्ट है, ये माध्यम 2 है, इस कांच को हमने पॉलिश कर दिया है ऐसे करके। तो माध्यम 1 से ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ पे सरफेस पे टकराई, अंदर गई, टकराई और टकरा कर फिर बैक बाउंस, मतलब यहाँ से टकराने के बाद यदि वो फिर से अब माध्यम 1 में चली जाती है, मैंने आई, टकराई माध्यम में और टकराने के बाद फिर से अपने पहले वाले माध्यम में यदि वो चली जाती है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन मतलब जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आती है और टकराकर फिर से अपने पहले वाले माध्यम में चली जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है एवं टकराकर अपने पहले माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आए? प्रकाश एक माध्यम से आई, किसी और माध्यम में गई, वहाँ टकराई और टकराने के बाद फिर अपने पहले वाले माध्यम में चली जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, जिस सतह से, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, एक सतह है, यहाँ पे क्या हुई, लाइट आई, यहाँ से टकराकर फिर गई, तो ये क्या हो गया? आपका परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है एवं टकराकर अपने पहले माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है उसको हम लोग उसका परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह जो होता है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मतलब परावर्तित होती है, इसी परावर्तक सतह को या परावर्तन करने वाली वस्तु को हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कुछ नहीं है लेकिन एक ऐसा सतह, वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन करती है, उसे दर्पण कहते हैं। समझ में आया? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? एक कोई परावर्तक सतह होगा जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, और वो जो सतह होता है जहाँ से वो प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी प्रकाश के परावर्तन की सतह को हम लोग क्या कहते हैं? वो जो ऑब्जेक्ट है, जो वो सतह है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं।
अब आपको समझना है मिरर कितने प्रकार के होते हैं। ये जो सतह आप देख रहे हैं जहाँ से प्रकाश परावर्तित होता है, ये सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, दूसरा होता है इसको कहते हैं प्लेन मिरर, ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण क्या है, दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो एक समतल दर्पण होता है और दूसरा वक्रीय दर्पण होता है। आप आगे पढ़ेंगे वक्रीय दर्पण में भी 2 प्रकार होता है। सबसे पहले को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं और दूसरे वाले को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण में एक एक नाम और होता है, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, लेकिन उसको बाद में समझेंगे कि ये नाम इसको क्यों दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि जो अवतल दर्पण होता है इसका नाम होता है अभिसारी दर्पण। हम लोग इस नाम का स्पष्टीकरण बाद में जानेंगे कि आखिर हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। इसके बारे में भी बाद में जानेंगे कि आखिर हम इसको अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दर्पण का इसमें प्रकार जो आपको पढ़ना है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तक सतह के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है, प्लेन होता है, जबकि दूसरा जो प्लेन नहीं होता है, स्फेरिकल होता है, जिसका सतह वक्रीय होता है, उसको हम लोग वक्रीय दर्पण के नाम से या गोलीय दर्पण भी कह सकते हैं। गोलीय दर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, दूसरा अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ये दोनों में अंतर है। इसका एक और नाम होगा, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, और इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। सारे नाम आपको क्लियर होने चाहिए। स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, क्यों कहते हैं आगे हम लोग जानेंगे। अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इसके द्वारा कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, यदि हम बात करें समतल दर्पण की, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। एक ऐसा दर्पण जिसमें से जो रिफ्लेक्टिंग करने वाला सरफेस, जैसे देखिए ये भी एक सरफेस है, लेकिन ये भी क्या है, प्लेन है ना, तो इसको कहेंगे इसका पार्ट क्या है, समतल है ना, प्लेन सरफेस। तो इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ही कैसे बनाया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी कांच है, ऐसे एक कांच आप देखते होंगे जो ग्लास होता है, उस ग्लास के एक पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। सो दिस कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ऐसे से डैश करके, ये बताता है कि हमने इस सरफेस को क्या कर दिया है, पॉलिश किया है, अर्थात इसको रजतित करना भी बोलते हैं, रजतित करना या पॉलिश्ड। पॉलिश करना। तो जब किसी कांच को आप एक साइड से पॉलिश कर देंगे, सिल्वर्ड कर देंगे और रजतित कर देंगे,
तो फिर क्या होगा कि लाइट आएगी और आने के बाद दूसरे साइड में नहीं जाएगी, लेकिन ये टकराकर फिर अपने पहले वाले माध्यम में चली जाएगी। इसका अर्थ है कि आप इस सरफेस से क्या कर सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण में कैसे होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपने देखा कि एक ऐसा परावर्तक सतह जिसका सतह क्या हो, समतल हो। आप देख सकते हैं कि ये जो एक सरफेस देख रहे हैं, ये सतह कैसा है, एक प्लेन सरफेस है, एक समतल सरफेस है, और इसमें क्या हो रहा है कि लाइट ऐसे आ रहा है। मान लीजिए लाइट ऐसे आया, यहाँ पे टकराया, और टकराने के बाद फिर क्या होता है, ये अपने पहले वाले माध्यम में चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ नाम हैं जिसको आपको जानना होता है। अब इसमें नाम क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें कुछ नाम लिख दे रहे हैं, A, B, C, ठीक है। देखिए A B जो आप देख रहे हैं, A B जो रेखा, ये जिसमें एरो दिखा रहा है कि लाइट जो है आ रही है इस सरफेस के पास, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो रेखा देख रहे हैं, ये रेखा क्या है, इसमें लाइट आ रही है, इसको हम लोग कहेंगे ये क्या होता है, अपवर्तित किरण होता है। अपवर्तित मतलब आपतित किरण, सॉरी, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात लाइट जो है ये सरफेस तक आई है, मतलब जो प्रकाश उस दर्पण तक आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जबकि इस दर्पण पे आया, और किस पॉइंट पे ये आया है, बी पॉइंट पे, मतलब जो सरफेस है, जो समतल दर्पण है उसके बी पॉइंट पे आके वो टकराया है, और फिर टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में, मतलब सी के डायरेक्शन में चला गया है। तो जिस पॉइंट पर, मतलब जिस समतल दर्पण के पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि परावर्तक सतह के जिस पॉइंट पर आकर वो टकराया है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन बिंदु। अर्थात ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का अर्थ है कि इस पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है, लाइट आकर टकरा रहा है, ठीक है। और टकराने के बाद फिर वो इस डायरेक्शन में चला जा रहा है, किस डायरेक्शन में, BC के डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, या इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये टर्म्स आपको समझना है कि जो लाइट, जो रेज आ रही है उस रेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसको हम लोग इंसिडेंट रे भी कहते हैं। दूसरा होता है जिस पॉइंट पे ये आकर इंसिडेंट की है, जिस सतह पर आकर वो टकराई है, इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं कि अपवर्तन बिंदु कहते हैं, और जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं। और BC जो टकराने के बाद जिस लाइन में, जिस डायरेक्शन में वो चला गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।